हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स फर्स्ट। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो आज हम फिर से बात करने वाले हैं लेसन नंबर 4 के एक और इंपोर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर। इनके आज हम बात करेंगे कंजप्शन फंक्शन के बारे में। तो हम सबने पढ़ा एग्रीगेट डिमांड पिछली वीडियो में, ठीक है। जिन्होंने नहीं पढ़ा वो जाके पढ़ लेना। एग्रीगेट डिमांड का एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, कंपोनेंट था कंजप्शन। तो आज हम कंजप्शन फंक्शन को डीप में समझेंगे, साथ साथ समझेंगे कि यहाँ पे सेविंग का कंजप्शन से कैसे रिलेशन होता है। तो वो सब डिस्कस करेंगे आज की वीडियो के अंदर। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वही समय पे जाए 9667836336 यहाँ पे व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं। अब हम शुरू करते हैं आज का कंसेप्ट। तो कंसेप्ट हमारे पास है क्या, कंजप्शन फंक्शन एंड एग्रीगेट डिमांड। यानी कि कंजप्शन फंक्शन क्या होता है, साथ में डिस्कस करेंगे एग्रीगेट डिमांड यानी कि एडी क्या होता है। तो कंजप्शन का मतलब क्या होता है, हमने पढ़ा एडी का कंपोनेंट है। हम सब जो हैं इस दुनिया में कंज्यूमर्स हैं, हम सब जो है अलग अलग गुड्स की अलग सर्विसेज की डिमांड करते हैं अपने सेटिस्फेक्शन के अकॉर्डिंग। जोन से गुड्स या फिर जोन सी सर्विस हमें सेटिस्फाई करती है उसके हिसाब से। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, कंजप्शन बोल के चलते हैं। तो कंजप्शन इज वन ऑफ द फैक्टर दैट डिटरमाइन द डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। तो कंजप्शन हमारा वो फैक्टर बन जाता है जो जिस पर डिपेंड करता है कि डिमांड जो है वो गुड्स की सर्विस कितनी आने वाली है। अगर हम कंजप्शन ज्यादा करेंगे, ठीक है, तो डिमांड ज्यादा होगी। कंजप्शन कम करेंगे, डिमांड कम होगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या आता है हमारे पास, तो अज्यूम दैट आवर इकोनॉमी इज क्लोज्ड। अब हमारी इकोनॉमी क्लोज होने का मतलब ये है कि इकोनॉमी दो तरह की होती है, क्लोज्ड इकोनॉमी और ओपन इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जहां पे जो हम जो है अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं किससे, फॉरेन कंट्रीज से, ठीक है। तो सारे फैक्टर कौन यहाँ पे जो सारे चीजें वो कौन डिटरमाइन करता है, मार्केट फोर्सेस। यानी कि दो ही जने होते हैं, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर। यानी कि दो सेक्टर इकोनॉमी को मान लेते हैं, टू सेक्टर्स हैं इकोनॉमी के जिसमें कंज्यूमर एक प्रोड्यूसर है। तो यहाँ पे जो प्राइस वगैरह है वो कौन डिटरमाइन करेगा, मार्केट फोर्सेस, डिमांड और सप्लाई। तो बस तो इसी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे कि हम मान लेते हैं हमारी इकोनॉमी क्या है, क्लोज्ड है। यानी कि एक्सपोर्ट्स आर जीरो। हम एक्सपोर्ट क्या कर रहे हैं, जीरो कर रहे हैं, बाहर कुछ भी नहीं भेज रहे। एक्सपोर्ट्स आर जीरो एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग आर जीरो, कि गवर्नमेंट भी कुछ भी खर्चा नहीं कर रही। इसी को बोलते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी। यानी कि जहां पे सारे डिसीजंस दो ही जने लेंगे, एक प्रोड्यूसर दूसरा कंज्यूमर, दोनों आपस में मिलकर सारे डिसीजन लेंगे, प्राइस से रिलेटेड, आउटपुट से रिलेटेड, इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम आउटपुट, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, क्या सब होगी वो सब वो डिटरमाइन करेंगे। A demand for consumption goods increase with income। हम सब जानते हैं कंजप्शन गुड्स की डिमांड कब इंक्रीज होगी, जब इनकम इंक्रीज हो। तो मैं एक बात कहता हूं कि डिमांड में या फिर कंजप्शन में, अरे यार इस मार्कर को क्या हो गया है, इसको बंद करते हैं। तो हम कहते हैं डिमांड और इनकम में पॉजिटिव रिलेशन होता है। अगर इनकम बढ़ी तो खर्चा फालतू करेंगे, कंजप्शन ज्यादा करेंगे तो डिमांड बढ़ जाएगी, और इनकम कम हो गई तो कंजप्शन भी कम करनी पड़ेगी, डिमांड भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्योंकि इनकम बढ़ने से हमारी परचेसिंग पावर बढ़ जाती है तो हम डिमांड को बढ़ाते हैं, और इनकम कम होने से हमारी परचेसिंग पावर कम हो जाती है तो हम डिमांड कम कर देते हैं। तो वही सेम चीज यहाँ पे है। तो एज डिमांड फॉर कंजप्शन गुड्स इंक्रीज विद इनकम, सो इट शोज दैट कंजप्शन फंक्शन इज अ फंक्शन ऑफ इनकम। तो हम कहते हैं ये कंजप्शन फंक्शन किसका फंक्शन है, इनकम का फंक्शन है। इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन कंजप्शन एंड इनकम। और ये क्या दिखाता है, रिलेशन किसके बीच में, कंजप्शन और इनकम के बीच में। यानी कि हमने यहाँ तक क्या समझा कि कंजप्शन फंक्शन वो फंक्शन है जो इनकम के और कंजप्शन के बीच में रिलेशनशिप डिटरमाइन करता है, शो करता है। तो कंजप्शन इज अ फंक्शन ऑफ इनकम बट इंक्रीज इन कंजप्शन विल इंक्रीज द एडी। पर हम लोग ये भी जानते हैं कि अगर कंजप्शन इंक्रीज हो रहा है तो एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ जाएगी एंड आउटपुट का लेवल भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्योंकि अगर इनकम बढ़ रही है तो हम कंज्यूम ज्यादा करेंगे, कंज्यूम ज्यादा करेंगे तो डिमांड फालतू होगी, डिमांड फालतू होगी, यानी कि एग्रीगेट डिमांड बढ़ रही है। और एग्रीगेट डिमांड कम बढ़ने का मतलब क्या है कि आउटपुट का लेवल को बढ़ाया जाएगा। जो प्रोड्यूसर्स हैं वो अपने आउटपुट लेवल को फालतू बढ़ाएंगे, क्यों, क्योंकि लोग जो हैं वो डिमांड ज्यादा कर रहे हैं, तो एक्सपेंशन करने की कोशिश करेंगे अपने बिजनेसेस की, ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट यानी कि ज्यादा से ज्यादा गुड्स और सर्विस जो है वो इकोनॉमी में लेके आई जा सके। फिर क्या आता है हमारे पास यहाँ पे, कंजप्शन फंक्शन क्या होता है। तो देखो अब यहाँ पे मैंने सिर्फ डेफिनेशन दिया कंजप्शन फंक्शन की। तो कंजप्शन फंक्शन शोज हाउ द कंजप्शन चेंजेस विद चेंज इन एन इनकम लेवल। तो कंजप्शन फंक्शन शो करता है कि कैसे जो है कंजप्शन जो है वो चेंज होती है जब एक आदमी की इनकम लेवल पे चेंज आए, एंड हाउ वी अज्यूम दैट ट्रू आल्सो दैट कंजप्शन डिमांड इंक्रीजेस विद एन इंक्रीज इन इनकम। और हम ये भी जानते हैं कि कंजप्शन की डिमांड जो है यानी कंज्यूमर्स जो है वो अपनी डिमांड को इंक्रीज कर देता है। कंजप्शन डिमांड इंक्रीज होती है विद इंक्रीज इन एन इनकम। अगर इनकम बढ़ जाए तो इनकम लेवल, इसी को हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव रिलेशन। किसके बीच में, इनकम के और कंजप्शन के बीच में। अगर इनकम में राइज आया है तो कंजप्शन भी राइज करेगा, इनकम कम हुई है तो कंजप्शन भी कम होगा।
अब थोड़ा सा इसको डिटेल में समझते हैं कि इसका आउटपुट से रिलेशन कैसे है। देखो इनकम बढ़ा, कंजप्शन बढ़ा, आउटपुट का लेवल भी क्या होगा, बढ़ेगा। इनकम कम हुआ, कंजप्शन कम हो गई, आउटपुट लेवल भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये लोग आपस में ना बहुत तगड़े तरीके से इंटररिलेटेड है। देखो एक सिंपल सी बात है, अगर इनकम बढ़ी है तो कंजप्शन राइज करेगी। कंजप्शन राइज करने का मतलब क्या है कि एग्रीगेट डिमांड का लेवल बढ़ चुका है, और एग्रीगेट डिमांड का लेवल बढ़ने का मतलब क्या है कि आउटपुट जो है वो ज्यादा जनरेट किया जाएगा इकोनॉमी के अंदर। अब अगर आउटपुट का लेवल बढ़ाया गया है तो आउटपुट लेवल कैसे बढ़ाया जाएगा, जब नए लोगों को काम पे रखेंगे, जब क्या नाम है एम्प्लॉयमेंट जो है हम ज्यादातर लोगों को दे पाएंगे, और जब हम ज्यादातर लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे तो उनको इनकम भी देनी पड़ेगी, और जब इनकम देनी पड़ेगी तो इनकम फर्दर क्या होगा, राइज करेगा, और फिर से इनकम राइज करने की वजह से कंजप्शन राइज होगा, और कंजप्शन राइज होने की वजह से आउटपुट का लेवल फिर से क्या होगा, राइज होगा। इस तरीके से जो है यहाँ पर रिलेशन बनता है इनकम, कंजप्शन और आउटपुट लेवल के बीच में। और यही तरीका है कि अगर इनकम कम होगी तो कंजप्शन कम होगी, और जब कंजप्शन कम होगी तो लोग डिमांड कम करेंगे, एग्रीगेट डिमांड गिर जाएगी, तो जो प्रोड्यूसर है वो अपना लॉस तो करवाएगा नहीं, तो वो कभी भी ज्यादा गुड्स प्रोड्यूस नहीं करेगा, वो कम से कम गुड्स प्रोड्यूस करेगा, जिसकी वजह से आउटपुट का लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब आगे आता मेरे पास यहाँ पे ये चीज, ये होता है हमारा फंक्शन कंजप्शन का, C इक्वल्स टू C बार प्लस में सी वाई। अब बात भी है सी बार क्या है, सी वाई क्या है, अब ये डिफाइन करो, थोड़ा सब्र रखो फिर दिखाता हूं। ठीक है, ये आपका एग्रीगेट डिमांड है, पहले भी डिस्कस किया था। ये हमारा एडी, ठीक है, ए प्लस में सी वाई, और ये हमारा क्या है, कंजप्शन फंक्शन। और दोनों कभी भी जीरो शुरू नहीं होते, इनकम जीरो शुरू होती है। इनकम जीरो शुरू क्यों होती है, क्योंकि इनकम जीरो हो सकती है बट ना तो कभी एग्रीगेट डिमांड जीरो होती, ठीक है, तो और ना ही कभी कंजप्शन फंक्शन यानी कंजप्शन कभी जीरो होता, ये चीज होती है यहाँ पे। अब समझते हैं, तो ये सी बार प्लस में सी वाई। अब यहाँ पे देखो जो हमारा सी बार है वो ग्रेटर देन जीरो रहेगा हमेशा। अब ये करके सारी टर्म्स को समझते हैं। अब सी बार की बात करी, ठीक है, तो जो सी बार है वो क्या है हमारे पास यहाँ पे, तो सी बार जो है वो ग्रेटर देन जीरो है। अब सी बार ग्रेटर देन जीरो होने का मतलब पता है यहाँ पे क्या है, कि ये इसको बोलते हैं ऑटोनोमस कंजप्शन, कि अगर इनकम जीरो भी हो जाए तब भी हम कंजप्शन करते रहते हैं, क्योंकि अगर किसी की इनकम नहीं कंज्यूम नहीं करेगा वो फिर भी कंज्यूम करता है। भाई अब एक सिंपल सी बात है, क्या आपकी फैमिली में, चाहे किसी की फैमिली हो, कि सारे पर्सन इनकम जनरेट कर रहे होते हैं, नहीं कर रहे होते सारे पर्सन इनकम जनरेट, लेकिन वो फिर भी कंजप्शन कर रहे होते हैं ना। इसका मतलब क्या है, वो ऑटोनोमस कंजप्शन ही बोलते हैं उसे, कि वो इनकम नहीं जनरेट कर रहे फिर भी कंजप्शन कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, और भी गुड सर्विस कंज्यूम कर रहे हैं, वो भी बिना इनकम जनरेट किए, तो उसे तुम क्या बोलते हैं, ऑटोनोमस कंजप्शन बोलते हैं। तो इसलिए बोलते हैं कंजप्शन कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, जीरो नहीं हो सकती, नेगेटिव छोटे जीरो नहीं हो सकती कंजप्शन कभी भी। कंजप्शन चलती रहती है चाहे इनकम हो चाहे ना हो, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑटोनोमस कंजप्शन। मतलब ये छोटा सी क्या है और ये वाई क्या है, वाई सबको पता है, इनकम को दिखाते हैं हम। अभी छोटा सी क्या है ये बताऊंगा थोड़ी देर में। अब यहाँ पर देखो तो सी बार क्या है, सी बार इज एन ऑटोनोमस कंजप्शन। मैंने आप लोगों से नाम भी पूछा था कि ऐसा कौन सा कंजप्शन होता है कि जब हम इनकम जीरो होते हैं फिर भी करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोनोमस कंजप्शन बोल के चलते हैं। That is the consumption demand even when income level is zero। तो ये वो कंजप्शन डिमांड है चाहे इनकम लेवल उस केस में जीरो ही क्यों ना हो। This is an intercept of consumption function। अब यहाँ पे C क्या है, तो C is a marginal propensity to consume। अब बातें भी है, ये इसको बोलते हैं MPC, marginal propensity to consume। और ये क्या होता है हमारा slope of consumption function। तो it is the slope of consumption function, how much consumption changes with the change in income level। ये शो करती है कि कंज्यूमर जो है वो कंजप्शन को अपने इनकम लेवल से कैसे चेंज कर रहा है, ठीक है, यानी कि कंजप्शन जो है वो इसके इनकम बढ़ने के रेट से कैसे चेंज हो रही है। अब आप लोगों को बताता हूं कंज्यूमर की जो है वो कंज्यूमर का माइंडसेट कैसे काम करता है। अगर वो एक रैशनल कंज्यूमर है, तो कोई भी समझदार कंज्यूमर इस तरह से काम करता है, अगर उसकी इनकम बढ़ती है तो वो अपने कंजप्शन को फिर भी कम रखता है, सेविंग्स को बढ़ाता है। यानी कि जब वो अपनी इनकम को इंक्रीज कर पाता है, अपनी इनकम को इंक्रीज करता है, तो जिस रेट से उसकी इनकम बढ़ती है ना, वो उस रेट से कभी भी कंजप्शन नहीं बढ़ाता, उससे कम कंजप्शन बढ़ाता है और सेविंग को इंक्रीज करना शुरू करता है। फॉर एग्जांपल पहले किसी की 10,000 इनकम थी तो 10,000 में गुजारा कर रहा था, अब उसकी इनकम 20,000 हो गई, तो 20 नहीं, वो जाएगा लग्जरी की तरफ, वो करेगा एक्स्ट्रा पैसे खर्च, लेकिन वो 15 पैके रुक जाएगा, वो 5,000 फिर भी क्या करेगा, बचा लेगा। यानी कि जब कंज्यूमर की इनकम बढ़नी शुरू होती है तो वो उस लेवल पर अपने खर्चों को नहीं बढ़ाते हैं, वो फिर इन्वेस्टमेंट या फिर सेविंग पे ध्यान देते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हमेशा 1 से छोटी होती है। 1 से छोटी होने का रीजन क्या है, क्योंकि एक रैशनल कंज्यूमर जिस रेट से उसकी इनकम बढ़ती है उस रेट से कभी भी कंजप्शन नहीं इंक्रीज करता। तो यहां पर देखो फॉर एग्जांपल इफ C इज 0.8 तो एंड इनकम इंक्रीज बाय 100 रुपीज। अगर C 0.8 है और किसी की इनकम अगर 100 रुपए से बढ़ गई तो वो सिर्फ 80 रुपए कंज्यूम करेगा, देन कंजप्शन विल इंक्रीज बाय ₹80।
तो सिर्फ 80 रुपए से कंजम्पशन बढ़ाई। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज लेस देन 1, इस केस में हमारा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम लेस देन 1 था। इफ इट मींस चेंज इन कंजम्पशन लेस देन चेंज इन इनकम, इसका मतलब क्या है कि चेंज इन कंजम्पशन जो है वो लेस देन चेंज इन इनकम है। ये कंजम्पशन इंक्रीज तो हुआ, ठीक है, पर उस रेट से नहीं हुआ जिस रेट से इनकम इंक्रीज हुई थी। हाँ, वो इक्वल टू का मतलब क्या है कि कंजप्शन और इनकम सेम रेट से बढ़ गए, लेकिन कभी भी जो सी है वो ग्रेटर देन नहीं 1 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अरे सिंपल सा लॉजिक लगा लो। C1 होने का मतलब क्या है कि मेरी जिस रेट से इनकम बढ़ी है मैं उससे फालतू से कंजप्शन कर रहा हूं। कैसे पॉसिबल है भाई? अब तो इनकम के बियॉन्ड जा रहे हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि मतलब इनकम कम से बढ़ी और खर्चा मुझे फालतू से बढ़ा रहा हूं। कैसे? पैसे कहां से आए? कर्जे पे लेके आओगे पैसे, तो वो चीज तो C ग्रेटर देन 1 हम यहाँ पे नहीं हो सकता, तो इसको हटा देते हैं यहाँ पे। फिर क्या आता है हमारे पास अगला पॉइंट, कंजप्शन एंड सेविंग। अब कंजप्शन सेविंग कंसेप्ट आता है तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि कंज्यूमर को यहाँ पे सैक्रिफाइस करना पड़ता है अपने प्रेजेंट को फ्यूचर पर्पस के लिए। क्योंकि देखो, पैसा अगर हम जनरेट कर रहे हैं, हम सेव नहीं कर रहे। सेव ना करने मतलब क्या है कि वो आज मुझे लेगा अपने पैसों के ऊपर, है ना। बहुत से लोग, मैं सोचा चीज देखी भी है कि वो लोग ना एसेट कभी बिल्ड करना पसंद नहीं करते। वो सोचते हैं जो भी क्या नाम है इनकम जनरेट करिए उसको खर्च कर देते हैं, ठीक है। उनके फिजूल खर्चे होते हैं खाम खा के, वो कभी भी एसेट जनरेट करना नहीं सोचते। जिंदगी आज की है, उन्हें ये नहीं पता कि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आई, फाइनेंशियल दिक्कत आई, तो भाई बहुत बुरी तरीके से फंसने वाले हैं वो किसी ना किसी ट्रैप के अंदर। तो वही देखो यहाँ पे, तो कंजप्शन फंक्शन इज आल्सो लिंक्ड टू अनदर इकोनॉमिक डिसीजन, दैट इज डिसीजन अबाउट हाउ मच टू सेव। तो कंजप्शन के साथ एक इकोनॉमिक डिसीजन वो आता है कि हमें कितना पैसा बचाना चाहिए, ठीक है। तो कहीं तो नहीं आई थी, कंजूस होते हैं वो भी नहीं बनना होता, कहीं फिजूल खर्चा करते हैं, ठीक है, तो वो भी नहीं बनना होता। हमें रहना होता बीच में, बैलेंस बना के, ठीक है, कि भाई सेव करना भी जरूरी है एक अमाउंट। अब सपोज करो मेरा मानना है कि इनकम का ना कम से कम 10% तो आपको सेव करना ही करना चाहिए, कम से कम, कि 10% आए तो उसे ऐसी जगह डाल दो जहां से उसे यूज ही ना कर पाओ। उसे फिक्स कर दो कि भाई अब ये पैसा मेरा है ही नहीं, मान के चलो पैसा तुम्हारा है ही नहीं। खासकर वो लोग जिनकी फिक्स्ड इनकम सोर्सेज नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, तो कंजप्शन फंक्शन इज आल्सो लिंक्ड विद अनदर इकोनॉमिक डिसीजन, दैट इज द डिसीजन अबाउट द हाउ मच टू सेव, कितना सेव करना चाहिए। इन मेकिंग मैनी इकोनॉमिक डिसीजंस इंडिविजुअल हैव टू ट्रेड ऑफ प्रेजेंट अगेंस्ट द फ्यूचर। तो यहाँ पे एक इंडिविजुअल को ट्रेड ऑफ करना पड़ता है प्रेजेंट और फ्यूचर के बीच में। या तो प्रेजेंट में मजे ले ले या फ्यूचर में मजे ले ले, क्योंकि प्रेजेंट में अगर उसने सारा पैसा फूक दिया तो प्रेजेंट में मजा आ जाएगा, लेकिन फ्यूचर में कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आई, इकोनॉमिक प्रॉब्लम आई, तो उसको बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। और अगर प्रेजेंट में कुछ सैक्रिफाइस कर लिया तो फ्यूचर में पैसा मल्टीप्लाई भी होगा, तो वो एक वेल्थ क्रिएट भी करता है। इसलिए बहुत से लोग जो है वो टाइमली अपने इनिशियल एजेस में ही, ठीक है, चाहे वो मैं ही क्यों ना हूं, मैंने भी अपनी इनिशियल एज में ही इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दी थी, ठीक है, SIPs वगैरह, ठीक है। तो बाकी जगह जहां भी पैसा लगाया जा सकता है, इन्वेस्टमेंट के तरीके सीखे करने के, यूं नहीं कि बेफिजूल ऐसे भी कुछ भी सीख लिया, कहीं पे भी सीख लिया, नहीं, तरीके से सीखा, सीधा रिस्क नहीं उठाया, करना सीखा, फिर करना चालू किया। तो यहाँ पे क्या आता है हमारे पास यहाँ पे, तो मच टू सेव इन मेकिंग मैनी इकोनॉमिक डिसीजंस इंडिविजुअल हैव टू ट्रेड ऑफ प्रेजेंट अगेंस्ट द फ्यूचर, लाइक टू चूज बिटवीन कंजप्शन एंड सेविंग। तो उसको चूज करना पड़ता है कंजप्शन और सेविंग के बीच में। स्पेंडिंग एंड इन्वेस्टिंग, लीजर एंड वर्क। स्पेंडिंग एंड इन्वेस्टिंग, कि खर्चा करे, जो इस पैसे को इन्वेस्ट करे ताकि वो पैसा मल्टीप्लाई हो, ठीक है। लीजर एंड वर्क, ठीक है। तो इस मामले में तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मैं आपको एक बुक भी रिकमेंड करूंगा, रिच डैड पुअर डैड, जहां पे हमें ये सिखाया जाता है कि एसेट बिल्डअप कैसे करने चाहिए और एसेट बिल्डअप कैसे किए जाते हैं। काफी इंपॉर्टेंट चीज है ये चीज, क्योंकि फाइनेंशियल लिटरेसी ना जो सबसे बड़ी हमने ये चीज देखी है कि ना तो हमें स्कूल लाइफ में सिखाई जाती, ना ही हमें ग्रेजुएशन करते वक्त सिखाई जाती है, तो वो चीज काफी इंपॉर्टेंट है सीखनी। वैसे आजकल तो बुक्स आ गई हैं, मैं ये बहुत जल्द सीरीज लेके आने वाला हूं, पर वहां अपनी फेस रिवील नहीं करूंगा, मैं सिर्फ PDF से पढ़ाऊंगा, वहां मैं समझाऊंगा। और अगर जिनको सीरीज देखनी चाहे उनके सिलेबस में हो चाहे मत हो, वो सीरीज जरूर देखना, क्योंकि वहां से आप लोगों को अकल आएगी कि इन्वेस्टमेंट किस तरीके से की जाती है और इन्वेस्टमेंट करना क्यों जरूरी होता है, क्यों जरूरी होता है एसेट बिल्डअप। और एक अमीर आदमी हमेशा ना स्टार्टिंग में अपनी इनकम बढ़ने के साथ साथ एसेट बिल्डअप करता है, कभी भी लायबिलिटी बिल्डअप नहीं करता। अब कईयों को ये नहीं पता होगा एसेट और लायबिलिटी का मतलब क्या होता है। भाई एसेट का मतलब होता है वो चीज जो पैसा लेके आए, है ना। तो वही बात यहाँ पे, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो पैसा मल्टीप्लाई होता है, पैसा पैसा लेके आता है। और जब लायबिलिटी रहती है, जैसे मान लो कि आपने कोई गाड़ी ले ली, महंगे कपड़े ले लिए, लग्जरी में रहना शुरू कर दिया, तो अपने लायबिलिटीज बाय कर ली, आपका पैसा लेके जाएंगे, आपको पैसा लाके नहीं देंगे, वो कभी भी एसेट नहीं बन सकते। तो वही चीज यहाँ पे है, स्पेंडिंग एंड इन्वेस्टिंग, लीजर एंड वर्क। लीजर और वर्क के बीच में हमें चूज करना पड़ता है कि भाई छुट्टी, क्योंकि अगर पैसा कंज्यूम कर रहे हो तो कंजप्शन के लिए टाइम भी तो चाहिए भाई, ठीक है। अब पैसा बहुत कमा लिया आपने, सोचोगे यार अब मैं जाता हूं मूवी देखने, ठीक है, मजे, तो उस मजे करने का टाइम भी जाएगा आपका। तो आपने लीजर और वर्क के बीच में चूज किया लीजर को, छुट्टी करी, काम को आपने छोड़ दिया कि अभी कुछ टाइम के लिए मजे लेते हैं, ठीक है। और इसका मतलब मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप निहायती कंजूस बन जाओ, या फिर ये भी नहीं कह रहा कि आप सिर्फ बिल्कुल मजे मत करो, सिर्फ काम नहीं।
जब आपको लगे कि आप बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुके हो, क्योंकि मैं खुद भी करता हूँ मूड फ्रेश करने के लिए, तो कहीं बाहर चले जाओ, ठीक है, कभी मूवी देखने चले जाओ, कहीं बाहर घूमने चले जाओ, ठीक है, वो चीज वो प्लान के अंदर आती है, क्योंकि उससे जब माइंड फ्रेश होता है तो हम वापस अपने काम को रीस्टार्ट कर पाते हैं। अब आगे देखते हैं, तो इफ द फ्रैक्शन सी, अगर फ्रैक्शन सी की बात करूं, ऑफ हर इंक्रीज एंड इनकम इज स्पेंट ऑन कंजप्शन देन द रेंट 1 माइनस सी, ठीक है, तो देखो सॉरी रेस्ट आएगा, रेस्ट 1 माइनस सी। तो इफ द फ्रैक्शन सी यानी कि कंजप्शन ऑफ हर इंक्रीज एंड इनकम, जैसे इनकम इंक्रीज हुआ उसने कंजप्शन करना शुरू कर दिया, स्पेंट ऑन कंजप्शन, देन द रेस्ट 1 माइनस सी, तो 1 माइनस सी इज सेव, क्योंकि हम इनकम क्या पे दो ही कंपोनेंट मान रहे हैं और होते भी दो ही हैं, या तो कंज्यूम करोगे या सेव करोगे, तो भाई जो कंज्यूम कर लिया उसको 1 में से माइनस कर दो, बाकी क्या बच जाएगा, सेविंग का पैसा बच जाएगा, ठीक है। तो बिकॉज इनकम इज ईदर स्पेंट ऑन कंजप्शन और सेव, या तो इनकम को हम कंज्यूम कर पाते हैं या फिर हम क्या कर पाते हैं, सेव करते हैं। अब यहां पर देखो s इक्वल्स टू 1 y माइनस सी, अब इस y माइनस सी का मतलब क्या है, y हमारे पास क्या है, इनकम, c हमारे पास क्या है, कंजप्शन, तो सेविंग क्या आया, y माइनस सी, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं इनकम की, तो इनकम के भी दो ही कंपोनेंट होते हैं, या तो कंजप्शन या फिर सेविंग, तो y इक्वल्स टू c प्लस s, ठीक है। तो यहां से अगर आप लोगों ने यहीं से निकले y की वैल्यू, सॉरी इसकी वैल्यू, s की वैल्यू y माइनस सी। अब यहां से एक और चीज देखते हैं, हमने देखा ये c आ गया, अब c हमारे पास क्या है, कंजप्शन फंक्शन, और कंजप्शन फंक्शन के दो कंपोनेंट होते हैं, ये रे c बार प्लस में cy, तो c बार प्लस में cy आ जाएगा, उस माइनस को अंदर भेज दूंगा, ब्रैकेट लगा हुआ है, जब भी दो टर्म और बाहर माइनस ब्रैकेट लगा लिया करो, ताकि जब माइनस अंदर जाए सिंबल चेंज करता है, आपने मैथ से पढ़ा होगा, तो माइनस को अंदर भेजो, सिंबल चेंज करो, तो माइनस c बार माइनस cy। अब यहां से एक चीज हो सकती है, क्या मैंने देखा इन दोनों में से मैं y कॉमन ले सकता हूं, तो मैं इसको अलग करता हूं, माइनस c बार को आगे ले आया, तो ये हो गया ऑटोनोमस कंजप्शन, नेगेटिव ऑटोनोमस कंजप्शन, यहां से y कॉमन आ गया, क्या बच गया, 1 माइनस सी, तो ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन डिराइव। तो ये था हमारा सिंपल सा कंसेप्ट, कंजप्शन फंक्शन के बीच में, सेविंग के बीच में, इन्वेस्टमेंट के बीच में, सारे टर्म्स में डीप में डिस्कस कर चुका हूं। फिर भी कोई भी डाउट बचे, कोई भी क्वेरी बच जाए, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उस क्वेरी को सोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, जहां हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसे वीडियोस के लिए, और उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। अब जिसको जो उतारना उतार सकता है, मैं बोर्ड के सामने से।